नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारी देश का सबसे बड़ी चर्चा का विषय राजनीति। और इसमें बात करने के लिए फिर से स्वागत करते हैं हम कुलदीप जी का। नमस्कार। नमस्कार सर। कुलदीप जी, हम राजनीति का विषय इतना लंबा चौड़ा है कि इस पे जितनी बातें की जाए या जितना इसको बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास एक छोटा सा बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि जो हरियाणा की राजनीति में विशेषकर बदलाव बहुत देखने को मिलते हैं। और लेटेस्ट अभी एग्जांपल जो अभी कल ही हुआ है, ये जो हमारी सरकार एकदम से गिर गई और नया मुख्यमंत्री भी बहुत जल्दी फास्ट उसी क्षण बना दिया गया। पहले इसकी कोई चर्चा भी नहीं हुई थी और कहीं ना कहीं लोग मोदी जी को दोषी ठहरा रहे हैं कि मोदी जी ने फिर एक सस्पेंस दिया है हरियाणा को और एकदम से ये घटना हुई है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में राजनीति अपने आप में एक बड़ा ही मनोरंजन हम कह सकते हैं कि टॉपिक है। आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ भारतीय राजनीति को देखते रहिए, आपका टाइम पास हो जाएगा। पहली चीज। दूसरा है कि बीजेपी के साथ हमेशा से रहा है कि बीजेपी ने हमेशा ही चौंकाया है। अब ये कोई नया उदाहरण नहीं है कि हरियाणा की राजनीति में ये बदलाव हमने देखा है। इससे पहले हम गुजरात में देख चुके हैं। गुजरात में पूरा का पूरा जो है कि मंत्रिमंडल, पूरा कैबिनेट बदल दिया गया था और उसके बाद भी गुजरात एक अच्छे मार्जिन से बीजेपी ने जीता है। ये कहना कि ये सब कुछ रातों रात हो गया, ये थोड़ा अतिशयोक्ति होगा। सच्चाई ये है कि इन सब के पीछे प्लानिंग बहुत टाइम से चल रही थी। अच्छा जी। और ये करना इसलिए जरूरी था क्योंकि कहीं ना कहीं हमें देखें कि सरकार जब लगातार 5-10 साल निकाल देती है तो एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है कि सरकार के विरोध कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाते हैं। अब वो विरोध कम करने के लिए जो सेंट्रल हाईकमान है उन्होंने ये किया कि सरकार को एक तरीके से बदल दिया, सभी मंत्रियों को बदल दिया। अब एक नया मंत्रिमंडल बनेगा और मुख्यमंत्री हमारे सामने बिल्कुल नए हैं। अब इस बदलाव के पीछे दो खास कारण हम ये देख सकते हैं। पहला ये कि जो एंटी इनकम्बेंसी हम मान के चलते हैं कि ऐसा हो सकता है। दूसरा ये कि मनोहर लाल जी को अब या तो नई जिम्मेवारी दी जाएगी सेंटर की तरफ, या फिर हो सकता है कि उन्हें किसी स्टेट का राज्यपाल बनाया जाए। ये सब देखते, क्योंकि मनोहर लाल जी अपने आप में एक साफ छवि के इंसान है, ये तो विपक्ष के लोग भी मानते हैं। और उन्हें एक नया दायित्व देने के लिए और एक नए चेहरे को आगे लाने के लिए ये सब प्रयास किए गए हैं। तो मुझे इसमें ऐसा कोई बुराई नहीं लगती कि बहुत बड़ी उथल पुथल हरियाणा की राजनीति में हुई है। नहीं, बदलाव तो किए जा सकते हैं, लेकिन अभी जैसे 7-8 महीने सारे रहे हैं तो हम क्या वेट नहीं कर सकते थे, उस टाइम बदलाव हो जाते। ये बिल्कुल लास्ट में, ना मिड में नहीं कह सकते, एकदम से थोड़ा सा पहले। इसको देख के ऐसे लगता है कि जैसे एक सोची समझी चाल हो या कोई संदेश हो मोदी जी देना चाहते हैं या कुछ ऐसा जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि राजनीति को हम इतना जल्दी से नहीं समझ पाते हैं। राजनीति में कुछ भी कहना और जितना जल्दी कहना ये अपने आप में बेवकूफी होती है। कि हम आज ये कहें कि ये मुख्यमंत्री इलेक्शन तक बने रहेंगे, हमें तो इसका भी नहीं मालूम। हो सकता है कि इलेक्शन आते आते हमें एक और मुख्यमंत्री देखने को मिले। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कहना कि जो विचार चल रहे थे बहुत दिनों से मन में, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जेजेपी और बीजेपी के बीच में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ये बहुत दिनों से नहीं चल रहा था और कहीं ना कहीं दोनों के गठबंधन के टूटने के आसार बहुत पहले से दिखाई देने लगे। ये विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि ये दिख रहा था साफ साफ कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन अब लंबा नहीं चलने वाला। लेकिन ये इलेक्शन से पहले हो जाएगा, इसके बारे में संशय बना हुआ था। ये हुआ है, ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। अब जेजेपी का सपोर्ट बीजेपी को इलेक्शन तक रहता तो शायद जेजेपी को इससे नुकसान होता, क्योंकि वो अपना एक अलग कैडर बनाना चाह रहे हैं। जैसा कि उन्होंने अभी पीछे राजस्थान के इलेक्शन में, राजस्थान में भी रैलियां की थी, लेकिन राजस्थान में जेजेपी का जनाधार नहीं बना, ये अलग बात है। लेकिन उन्होंने एक क्षेत्रीय दल होते हुए राजस्थान में प्रयास किए हैं। वही प्रयास वो हरियाणा में भी करना चाह रहे हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि 90 के 90 विधानसभा सीटों पर और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी से दूर होने के बाद वोट का डाइवर्जन उनकी तरफ कितना होता है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और जैसे आपने कहा कि मनोहर लाल जी एक बहुत ही अच्छी छवि के इंसान है
वो एक अच्छे राजनेता ही नहीं, एक अच्छे इंसान भी है। और इसी का उदाहरण हमें देखने को मिला कि उन्होंने अपनी जो सारी संपत्ति है वो देश के नाम कर दी है। तो वो मतलब अपने आप में एक बहुत अच्छी छवि बनाई है उन्होंने। और शायद उन्हें मतलब कोई अच्छे और पद के लिए मोदी जी चाहते होंगे कि उनको वहां एडजस्ट किया जाए, इसीलिए यहां से उनको इस्तीफा दिलवा दिया या उनकी खुद की इच्छा होगी ये। देखिए, यहाँ पर आपने दो चीजें पूछी। पहला आपने कहा कि मनोहर लाल जी साफ छवि के इंसान हैं, और आपने जैसा सुना कि अपनी संपत्ति को दान करने के बारे में, ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको इसके बारे में एक दिलचस्प उदाहरण देता हूँ, शायद हमारे दर्शकों को नहीं मालूम होगा। गोपाल कांडा जी जो आप जानते होंगे, उन्होंने मनोहर लाल जी को ये ऑफर किया था कि मैं आपके लिए एक बड़े सा फार्म हाउस बनवा देता हूँ, अच्छा, राजनीति से संन्यास के बाद में आप वहां पर आराम से अपना जीवन व्यतीत करना। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक उनको जवाब दिया, कहा कि देखिए, मेरे जाने के बाद जब मैं इस धरती में नहीं रहूंगा, तो मेरे जाने के बाद इस संपत्ति को लेकर के हो सकता है कि मेरे भाइयों में कोई विवाद हो। बिल्कुल। तो मेरे पास जो पहले से संपत्ति है, मैं उसे कोई प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दूंगा। तो अपना सादा जीवन व्यतीत करना, उसके बाद अपनी संपत्ति को प्रधानमंत्री राहत कोष में देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। आज तक हमने कोई राजनेता शायद ऐसा नहीं सुना होगा जिसने ये काम किया हो। और दूसरी बात ये है कि मनोहर लाल जी जो है, वो पिछले 1-1.5 साल से कह रहे हैं कि अब मैं इस पद को खाली कर देता हूं, इस पद की जिम्मेवारी आप किसी और इंसान को दे दीजिए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ पूरा ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल था, ऐसा कुछ था। चर्चाएं ये सुनने को मिलती है कि उनके खिलाफ मंत्रिमंडल था, लेकिन इसके बावजूद भी काफी विधायक उन्हें पसंद करते हैं। और उन्होंने खुद से ये प्रस्ताव रखा कि अब मेरी जगह किसी दूसरे को जिम्मेवारी सौंप दी जाए। तो अगला सवाल मेरा ये है कुलदीप जी कि शायद हमारे कुछ दर्शकों का या हमारे जो राजनीतिक जानकार है उनका ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो छुरी या तलवार चलाई गई है, ये चलाई गई है दुष्यंत चौटाला जी पे। उनको जो उप मुख्यमंत्री जो बनाया गया था, तो शायद कहीं ना कहीं कोई पदाधिकार का मिसयूज हो रहा होगा, या कहीं ना कहीं यूं कह लीजिए कि जब अभी 6-7 महीने 8 महीने हमें दूसरा 7-8 महीने बचे हैं दूसरी सरकार बनने में, तो राजनेता सक्रिय हो जाते हैं कुछ कामों को लेके। हम उनका बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे दर्शक समझदार है, तो उनको हटाना जरूरी था। और उनको हटाने के लिए कोई ना कोई एक मुख्य कारण नहीं मिल रहा था किसी को। तो ये एक बेहतर तरीका था कि मंत्रिमंडल गिरा दिया जाए, तो उप मुख्यमंत्री ऑटोमेटिकली नहीं रहेंगे सत्ता में। और क्योंकि अभी 7-8 महीने टोटल रहे हैं नई सरकार बनने में, तो उप मुख्यमंत्री की अब की जरूरत नहीं है। तो क्या ये सही कारण है या वैसी अफवाहें हैं? देखिए, राजनीति में जो चल रहा है वो कई सुनी बातों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। जब तक कि हम देख ना ले अच्छे से, तब तक हम इन चीजों पे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो हमारा आंकलन है वो ये कहता है कि जेजेपी अगर बीजेपी के साथ इलेक्शन तक रहती, तो इलेक्शन के बाद ये तो संभव था, ये तो बिल्कुल सत्य है कि वो किसी न किसी पद की डिमांड जरूर करते। और उन्होंने इस चीज को पहले से भांप लिया होगा कि अगर इलेक्शन तक ये रहा तो उसका नुकसान हमें इलेक्शन के बाद झेलने को मिल सकता है। ये हो सकता है कि वो किसी पद की मांग करें और दल बदलने की कोशिश करें। इससे क्या हो सकता था कि बीजेपी की छवि खराब हो सकती थी। तो उन्होंने एक तरीके से एक मास्टर स्ट्रोक खेला और ये कह दिया कि अब मंत्रिमंडल का जो भी हम कह सकते हैं कि पूरा कार्यकाल था उसको समाप्त कर दिया एकदम से। तो लीगल तरीके से इस सारे के सारे चीजों को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया। अब इसका असर ये हुआ कि जेजेपी के पास जो पद थे वो नहीं रहे। दूसरा ये था कि जब विश्वास मत एक तरीके से लिया गया, एक तरीके से जब सरकार को ये प्रूव करना था कि हमारे पास सारे विधायक हैं सरकार बनाने के लिए, अब मैं बात कर रहा हूं नायब सिंह जी के सीएम बनने के बाद, तब भी जेजेपी ने कुछ एक व्हिप जारी किया कि हमारे जितने भी विधायक रहेंगे वो विधानसभा में मौजूद नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी 5 विधायक जो है, ऐसा सुनने में कि 5 विधायक वहां मौजूद थे। इसका मतलब ये था कि जेजेपी के अंदर से भी एक टूट की जो संभावना है वो पहले से वो देखी जा रही थी, लेकिन वो जनता के सामने नहीं आई थी। कुछ थे आकलन जो राजनीति के अच्छे पुरोधा है वो जानते हैं कि जेजेपी के अंदर एक अंतर्कलह चल रही थी और उसकी वजह से पार्टी टूटने के कगार पर पहले से थी।
वो हो सकता है कि इलेक्शन तक किसी तरीके से चल भी जाता, लेकिन बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक से क्या हुआ कि जेजेपी के वो विधायक पहले ही टूट गए और वो बीजेपी की तरफ आ गए। तो अब जेजेपी के विधायकों की संख्या भी कम हो गई है, पद भी नहीं रहा। अब जेजेपी को नई ऊर्जा के साथ कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत के साथ जो है कि अब फिर से बहुत कोशिश करनी पड़ेगी और युवाओं को फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि ये तो हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि किसी भी स्टेट की राजनीति वहां की जातियों पर आधारित होती है। हरियाणा की जो राजनीति है वो हमेशा से जाट और नॉन जाट के बीच रही है। बीजेपी ने हमेशा अपने उम्मीदवार नॉन जाट ही बनाए हैं हरियाणा के अंदर। और प्रदेश में कुछ ऐसी सरकारें हैं जो चाहती है कि इस प्रदेश के जो आने वाले जो भी मुख्यमंत्री हैं वो जाट बने। तो बीजेपी ने क्या किया, एक तरीके से जाट वोटों को एक तरीके से डाइवर्सिफाई कर दिया, उनको अलग कर दिया। क्योंकि कांग्रेस में एक बड़े जाट नेता है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, वो एक बड़े जाट नेता है। इसके अलावा जेजेपी के अंदर दुष्यंत चौटाला वो एक अच्छे बड़े जाट नेता है। INLD अब जो अजय सिंह जी हैं वो भी अच्छे जाट नेता है। तो INLD कांग्रेस और जो जेजेपी है उनके अंदर जाटों के वोटों का एक तरीके से डिवीजन हो गया है। तो जो नॉन जाट वोट है वो कहीं ना कहीं ये एक तरफ देखेंगे कि हमें किस तरफ जाना है। अगर वो नॉन जाट वोट सिर्फ अगर बीजेपी ले लेती है तब भी सरकार में अच्छे से वापस आ सकती है। जैसा आपने कहा कि दुष्यंत चौटाला जी को एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी और वो खुद भी युवा है और उनका जो टारगेट रहता है वो युवाओं का है। युवाओं को वो अच्छा आकर्षित करना जानते हैं। उनके भाषण में, उनकी बातों में भी युवाओं के लिए अलग से बातें झलकती हैं। तो जैसे आपने कहा कि जाट नेता को तोड़ने के लिए, जाट वोटों को तोड़ने के लिए ये जो सारा षड्यंत्र रचा गया, या हम कह सकते हैं कि एक सोची समझी एक चाल थी। तो जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नायब सिंह, जिनकी पहले से कोई चर्चा नहीं थी, तो ये एक ओबीसी वर्ग से हैं। तो ओबीसी नेता को ही बनाना, जो कि मेरे हिसाब में हरियाणा के इतिहास में कोई भी ओबीसी नेता मुख्यमंत्री नहीं रहा होगा, क्या ये भी एक सोची समझी और परिनिर्धारित योजना थी? देखिए क्या है कि आज के समय में राजनीति में ऐसा आंकलन करना कि आप एकदम से किसी ओबीसी को आप सीएम बना देते हैं तो जनता इस चीज को समझती है कि क्यों बनाए गए हैं। ये ओबीसी वोटों को एक तरीके से आकर्षित करने के लिए ही बनाए गए। बिल्कुल। और देखिए दूसरी बात ये है कि बीजेपी जब किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाती है तो वो हमेशा से चौंकाने वाले होते हैं। हाँ, इससे पहले हमने राजस्थान में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने जो है कि छत्तीसगढ़ में भी देखा। तीनों के तीनों मुख्यमंत्री बिल्कुल नए हमारे सामने चेहरे थे। जो जनता को उम्मीद नहीं थी उन चेहरों को बनाया गया। हाँ, बिल्कुल वैसा यहाँ हरियाणा में भी हुआ। तो ये कहना कि ये एक किस तरीके से एक परिनियोजित थी ऐसी एक योजना, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अभी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर हम सिर्फ नॉन जाट वोटों की तरफ ही बीजेपी का रुख देख रहे हैं तो जाट वोटों की तरफ क्या बीजेपी का रुख नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि जाट वोट भी तो बीजेपी लेना चाहेगी। ये मान के चलना कि सिर्फ नॉन जाट वोटों से बीजेपी अपनी सरकार बना सके, ये संभव नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ ऐसे नॉन जाट वोट भी हैं जो शायद कांग्रेस की तरफ हो या जेजेपी की तरफ हो या INLD की तरफ हो। तो बीजेपी को अब चौतरफा देखना पड़ेगा कि उसे कुछ जाट वोटों को भी अपनी तरफ खींचना है, नॉन जाट को भी अपनी तरफ खींचना है। तो ये हमें पता चलेगा जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उसमें देखा जाएगा कि कितने जाट कैंडिडेट्स को मंत्री पद दिए गए हैं, किस तरह के मंत्री पद दिए गए हैं। तो कुलदीप जी, हमने चर्चा की, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय था। एक लास्ट सवाल से हम इस वीडियो को खत्म करेंगे कि आपके विचार से हरियाणा में जो सरकार बनेगी तो आप किसकी ओर इशारा करना चाहेंगे? देखिए ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है कि ये पहले से कह देना कि हरियाणा प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। नहीं, सिर्फ विचार रखने आपको भी, आपके कहने से थोड़ी सरकार बनेगी। हम अपने सिर्फ विचार आपके हिसाब से बताइए कि आपका क्या माइंड कहता है। देखिए अगर हम इस तरीके से देखें कि मोदी सरकार के किए हुए काम उनकी तरफ देखें तो हो सकता है कि बीजेपी की तरफ लोगों का रुक जाए। क्योंकि अभी हमने देखा कि ग्रुप सी ग्रुप डी की जो भर्तियां हुई हैं उनसे काफी लोगों को रोजगार मिला है। बिल्कुल। काफी ऐसी योजनाएं हैं जिनके थ्रू जो है कि युवाओं को
कौशल रोजगार भी मिला है। तो काफी लोगों को रोजगार तो मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आते आते बहुत समय हो गया। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हरियाणा के अंदर। बेरोजगारी को हम ये मान के चलते हैं कि हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है। इसके अलावा जो बिजनेसमैन है वो किस तरफ देखेंगे, ये बड़ा जरूरी होगा। अब हालात ये है कि कांग्रेस का जनाधार हो सकता है कि सेंटर में ना हो, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस का एक अच्छा खासा जनाधार है। दिलचस्प ये होगा कि अब जेजेपी किस तरफ बढ़ती है, अब देखना ये होगा, क्योंकि बीजेपी अकेले अपने दम पर ये चुनाव जीते तो ये हो भी सकता है, और हो सकता है 1-2 सीट से रह भी सकते हैं, क्योंकि अभी जो वोटर्स है वो चुप है। हाँ, क्योंकि एक तो ये भी है कि हरियाणा में जो कंपटीशन है वो ज्यादा है कुछ, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के भी वोट हैं, अच्छे खासे वोट हैं, और बीजेपी के वोट तो है ही है, जेजेपी का भी अच्छा दबदबा है। तो कुल मिला के ये जो 3-4 बड़ी पार्टियां हम कह सकते हैं कि तीनों का कंपटीशन एक अच्छे लेवल पे है, तो किसी एक को कह पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं बस अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हरियाणा के इलेक्शन जो हैं वो अपने आप में बड़े मनोरंजक होने वाले हैं, और जब इसका रिजल्ट जिस दिन आएगा आप देखना कि लोगों की कितनी दिलों की धड़कनें बढ़ने वाली है। ये तो है। और अगर गलती से मोदी जी सरकार बना लेते हैं, यानी बीजेपी की सरकार आ जाती है, तो एक मुख्यमंत्री भी चौंकाने वाला भी होगा, जैसे आपने कहा। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और एक नए नाम के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि नायब सिंह को ही आगे सरकार दें अगर बीजेपी की सरकार बनती है, तो ये जरूरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने बार बार हमें चौंकाया है और आगे भी चौंकाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय श्री राम।